बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अगर किसी का मूड बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, कोई परेशान है, किसी टेंशन में है, तो आपकी टेंशन होने वाली है ख़त्म, क्योंकि इतना ज़बरदस्त नावल लेके आई हूँ जिसको सुन के आप हैप्पी हैप्पी होने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। पकड़ो इस लड़की को, अगर वो हाथ से ना लगी ना तो सर हमें छोड़ेंगे नहीं। काली गन्नी स्याह रात की सुनसान सड़क, जहाँ पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। चार हट्टे कट्टे मुबीन आलम के बंदे बंदूक ताने एक लड़की के पीछे भाग रहे थे। वो रही, एक आदमी जोर से चिल्लाया और इसके इशारे पर सब इस लड़की के पीछे भाग गए। पीछे ले आधे घंटे से मुसलसल भाग रही थी। सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। रात का वक्त था। वो अपनी दोस्त के घर से निकली थी कि न जाने कहां से मुबीन आलम के लोग इसके पीछे पड़ गए। अचानक एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ने पर मीरब की आंखें जंजला गई। मीरब ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रखा। जैसे ही वो ट्रक मुबीन आलम के आदमियों और मीरब के बीच में पहुंचा, मीरब इसका फायदा उठाती एक गली में मुड़ गई। कहाँ गई वो? इनमें से एक आदमी गुस्से से चहलाया। फिक्र मत करो, वो काफी देर से भाग रही है, थक गई होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो ढूंढते हैं इसे। ये कहकर वो लोग आगे की तरफ भागे, जबकि मीरब एक ड्रम से लगी अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाबा ने इसे मुबीन आलम से खबरदार रहने को कहा था, जो कि इनका दुश्मन था, मगर इसने अपने बाबा की बात को संजीदा न लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मेरे परेशानी से इधर उधर देखते घबराए हुए लहजे में बड़बड़ाई। इसकी आवाज़ इस कदर धीमी थी कि शायद इसे खुद भी सुनाई ना दे। बाबा प्लीज़ मुझे बचा लें। कहीं आंसू टूट कर इसके चेहरे पर गिरे। अभी वो आहिस्ते से वहां से निकलने ही लगी थी कि इसके पीछे मौजूद कूड़े का ड्रम, जिसका वो सहारा लेकर खड़ी थी, वजन रखने की वजह से लड़खड़ा गया। ड्रम के गिरने की आवाज़ इस कदर जोर से गूंजी कि मुबीन आलम के आदमी फौरन इस तरफ भागे। इस गली में है वो लड़की। मेरे को इनके कदमों की चाप तेजी से अपने करीब आती सुनाई दे रही थी। अपनी सिसकियों का गला गूंजने लगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अचानक इसकी नज़र दीवार पर पड़ी। यकीनन वो एक घर की पिछली साइड पर थी। इन आदमियों के कदमों की आवाज़ करीब तर होती जा रही थी। साथ ही इसके दिल की धड़कन भी खौफ के मारे लरज रही थी। अगले ही लम्हे इसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिस पर वो अमल दरामद करती। इस कूड़े के ड्रम को सीधा करके इस पर चढ़ती। मुबीन आलम के लोगों से बचने के लिए दरबार फैलाकर एक अनजान घर में कूदी। कहाँ की वो? अब हम क्या जवाब देंगे सर को? वो चारों आदमी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हो सकता है वो मेन रोड की तरफ गई हो। चलकर देखते हैं। इनके एक दो साथी की तजवीज़ पर वह सब मेन रोड की तरफ भागे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मीरब जो दीवार फलांग कर कूदी थी, एक लॉन में घुटनों के बल गिरी। रात की तारीकी में गहरे गहरे सांस ले रही थी। इतनी देर से भागते भागते से पूरी तरह प्यास लगी हुई थी। वो दबे कदमों लॉन से होती घर के अंदर दाखिल हुई। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यकीनन इस घर के मालकिन नींद की वादियों में गुम थे। मीरब आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज़ पैदा किए दीवार को टटोल कर स्विच बोर्ड ढूंढ रही थी, जब अचानक इसे एक जगह पर बहुत सारे बटन महसूस हुए। यकीनन वो स्विच बोर्ड था। इसने एक बटन दबाया, जिससे पूरा लॉन्च रोशन हो गया। मीरब तो भी एक नंबर की गति है। मीरब हड़बड़ाकर बटन वापस से बंद करती, हाथों के जरिए चीज़ों को महसूस करती आगे बढ़ रही थी कि इसे एक जगह से हल्की सी रोशनी महसूस हुई। मीरब ने इसकी रोशनी के पीछे किया। वो किचन की खिड़की थी, जहाँ बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मीरब फौरन किचन में दाखिल हुई। जैसे ही पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, सामने चिकन रोस्ट देखकर इसकी भूख चमक उठी। वो भूल गई कि वो कहाँ खड़ी है और किस कदर मुश्किल में है। खाने को देखकर मेरे को दिमाग की बत्ती बंद हो जाती थी। अल्लाह जी, मुझे भूख लगी है, बस थोड़ा सा खाऊंगी, ये चोरी थोड़ी ना हुई। मेरे खुद को यकीन दिलाती बड़ा सा लेग पीस उठाए मज़े से खाने लगी। कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अचानक किचन में एक गुबरू आवाज़ गूंजी। अरे हाँ, कोल्ड ड्रिंक के बिना क्या मज़ा। मीरब अपनी धुन में बोलती झटके से पीछे मुड़ रही। कसरती जिस्म पर शर्ट नादर, ब्लैक रंग का ट्राउजर पहने, बुरी आंखों में गुस्सीले तासर लिए सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जो इस वक्त मीरब को खूबसूरत नहीं बल्कि खौफसूरत लग रहा था। कौन है? मेरे मीरब खौफ से बुरी तरह हल्काई। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। कौन हो? तो मुकाबले ने स्याह रंग का सादा सा सूट में खड़ी लड़की को घूरते हुए गुस्से से पूछा। मैं
मीरब ने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते पूछा। वो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, इनसे बचने के लिए मैं आपके घर में घुसी हूँ, वरना मुझे इसी जहन्नम में वापस फेंक देते जहाँ मैं जाना नहीं चाहती। मीरब ने फौरन से अपने दिमाग में कहानी बनी जो इसने अभी हाल में ही मशहूर ड्रामे में देखी थी। कौन लोग मुकाबले मशकूक नज़र से स्याह आंखों वाले लड़के देखकर पूछा। मेरी चाची ने मुझे कोठे पर भेज दिया था। बहुत मुश्किल से मैं तमन्ना बाई की कोठे से भाग निकली, मगर इसके आदमी मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं दोबारा इस गंदगी में से जाने से बचने के लिए आपके घर में कूद गई। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊँगी। मीरब बड़क बड़क कर रोती अपनी कहानी इसे सुनाने लगी। अगर वो मुबीन आलम के बंदे का नाम लेती तो यकीनन वो इसकी मदद न करता, क्योंकि मुबीन आलम के नाम से पूरा शहर खौफ खाता था। इसीलिए इसने झूठी कहानी गढ़ी। नाम क्या है तुम्हारा? एक और सवाल पूछा गया। मरियम। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, मगर तुम्हारी कहानी अगर झूठ निकली तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुकाबल के गुस्से से सुर्ख आंखों को देखते मेरे को खौफ सा महसूस हुआ। ऊपर लेफ्ट साइड पर गेस्ट रूम है, वहाँ चली जाओ, वो कहकर जाने लगा कि मीरब की आवाज़ पर रुक गया। आपको मेरे घर में घुसने का कैसे पता चला? मीरब ने टिपटिपाती आंखों से पूछा। जब चोर पूरे लाउंज को रोशन कर दे तो फिर घर वालों को क्या, मोहल्ले वालों को ही पता चल जाएगा। अब कमरे में जाओ और कोई उल्टी हरकत मत करना। इसकी बात पर मीरब सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई। मुबीन आलम ताज़ी हवा खाने लॉन में आया जब अचानक इसके चारों आदमी सर झुकाए खड़े घर में दाखिल हुए। क्या खबर है असलम? इस कमीने की बेटी मिली या नहीं? मुबीन आलम ने सर लहजे में इनमें से एक से पूछा। सर, हमने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो चकमा देकर भाग गई। असलम ने सर झुकाए जवाब दिया। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, समझे तुम? मुबीन आलम ने असलम का गिरबान पट करते गुस्से से दगड़ाते हुए कहा। जी जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे इससे ढूंढने की। असलम ने घबराते हुए कहा। कोशिश नहीं, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अब दफ़ा हो जाओ, और जब तक वो लड़की ना मिले मेरे सामने मत आना। मुबीन आलम की दाढ़ पर वो चारों सर झुकाए वहाँ से निकल गए। मीरब नहीं जानती थी कि जिससे बचने के लिए वो भागी थी, किस्मत ने इसे इसी शख्स के घर में पनाह दी थी। सूरज की किरणें हर शे पर पड़ रही, सुबह होने का नींद दे रही थी। मुबीन आलम डाइनिंग टेबल पर सरबराही कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था जब मीरब सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। इसने रात का वही सादा सा स्याह रंग का सूट बेहतन किया हुआ था। आओ मरियम, नाश्ता करो। मुबीन आलम की बात पर मरियम इधर उधर देखने लगी। एक लम्हे के लिए भूल गई कि इसने अपना नाम मरियम बताया था। क्या हुआ, नाश्ता करो। मुबीन आलम के दोबारा कहने पर वो बखलाती हुई कुर्सी खींच कर बैठ गई। मुझे अपने घर का बता दो, मैं तुम्हारी चाची को सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। मुबीन आलम की अगली बात पर मेरे को जोरदार झटका लगा। अरे क्या हो गया, आराम से। मुबीन आलम ने इसकी पेट सुलाते पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया। क्या हुआ, ठीक हो? मुबीन आलम की आंखों में फिक्रमंदी देखते मीरब को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इतने अच्छे इंसान से झूठ बोल रही थी, मगर वो अपने बाबा के दुश्मन का नाम नहीं ले सकती थी। वो असल में मेरी चाची मुझे भेजकर अपनी बेटी के साथ बाहर के मुल्क चली गई, और घर किराए का था। जब मैं घर पहुंची तो वहाँ कोई और रह रहा था, और फिर तमाबाई के लोग मेरे पीछे लग गए। मीरब ने अंदाज़ी से बताया। तो फिक्र मत करो, कभी न कभी तो वो हाथ आएगी, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रहमत बुआ को बता देना। मुबीन आलम कहता फर्श की तरफ बढ़ गया, जबकि मीरब को एसी में बैठे भी ठंडे पसीने आ रहे थे। वो झूठ बोलकर बहुत बड़ा फंसी थी, अब अपने घर भी नहीं जा सकती थी। शकूर, मीरब को तो बुला लाओ। शहबाज गिरदारी ने नाश्ता करते हुए अपनी मुलाजमा से कहा। साहब इनके कमरे में गई थी, मगर वो वहाँ नहीं है, शायद वो अपनी दोस्त के घर ठहरी होंगी। शकूर ने डरते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो? मीरब रात से घर नहीं, और ये बात तुमने मुझे बताई तक नहीं। असगर इसके साथ गया था, मैं इससे पूछता हूँ। शहबाज गर्दज़नी ने अपने ड्राइवर का नाम लेते हुए इसे कहा। नहीं, मगर इसने नंबर भी बंद जा रहा था, ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। शहबाज परेशानी से मीरब के दोस्त के घर की तरफ निकले। पिछली रात मीरब अपनी दोस्त से मिलती जैसे ही गाड़ी के पास आई, इसका ड्राइवर ज़मीन पर गिरा हुआ था और इसके माथे से खून बह रहा था। असगर अंकल, मीरब बुरी तरह चिल्लाई। और रही शहबाज ग्रेंजी की बेटी, पकड़ो इसे। मीरब जो असगर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, इस अपनी तरफ से हड्डे कटे आदमी को असले के साथ देखकर फौरन वहाँ से भागी। रात के अंधेरे में सुनसान गलियों से होती होती मुसलसल एक गेट से भागते हुए जान बचाने की खातिर वो मुबीन आलम के घर में कूद गई थी।
शहबाज अपनी गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस कर दे। जैसे ही पहुंचा वहां असगर को जमीन पर बेहोश पाया। देख इसे अस्पताल लेकर पहुंचा, इसे ट्रीटमेंट दिया गया और आधे घंटे बाद इसे होश आया था। असगर मीर अब कहाँ है? शहबाज ने परेशानी से पूछा। मुबीन आलम के आदमी ने मुझ पर हमला किया और मेरी बेबी वहां से भागी थी, मगर शायद इनके हाथ लग गई। असगर ने नफीस सी आवाज में बताया। मुबीन आलम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहबाज गर्दनी ने गुस्से से चलाई। मुबीन आलम 14वीं मंजिल में मौजूद अपने आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था जब इसका सेक्रेटरी फाइल लिए कमरे में दाखिल हुआ। सर, इस पर आपके साइन चाहिए। मुबीन आलम ने जैसे ही फाइल साइन के हमजा को वहीं खड़ा पाया तो सवाली नज़रों से इसकी तरफ देखा। सर, बचपन से मैं आपके साथ हूँ और जानता हूँ आप किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं कर लेते, तो फिर आपने एक अनजान लड़की को कैसे घर में पनाह दे दी? हमजा ने न समझे से पूछा। इस लड़की को कोई नहीं है हमजा, और दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें मनाहिल जैसी मासूमियत दिखी, इसलिए मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया। वो भी मेरी मनाहिल की तरह मजबूर और मासूम है। बस ये समझ लो कि ये फैसला मुझसे मेरे दिमाग ने नहीं, दिल ने करवाया। मुबीन आलम ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मुबीन आलम की बात पर हमजा होश हो गया। वो जानता था कि मनाहिल का जब जिक्र आता था, गुस्से में रहने वाला मुबीन आलम हमेशा कालम और कम्बोर्ड्स हो जाता था। मीरब को मुबीन आलम के घर में रहते 2 दिन हो गए थे। वो आसमानी रंग का जोड़ा पहने लाउंज में बैठी बोर हो रही थी जब मुबीन आलम घर के अंदर दाखिल हुआ। बुरी तरह से भीगा हुआ था क्योंकि बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। रहमत बुआ कहाँ है? अचवी मुबीन आलम कहते बुरी तरह से चीखा। वो तो घर पर नहीं है, इनकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए वो गांव गई हैं। मीरब ने इसे बताया। ओह, अच्छा ठीक है। अच्छी मुबीन आलम कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लगते हैं इन्हें सर्दी लगी है। मेरी कुछ सोती इसके लिए जो शानदार बनाने लगी। इस घर में नौकरों की फौज नहीं थी, बस रहमत बुआ ही को घर के कामों के लिए रखा गया था। यकीनन वो बहुत पुरानी मुलाजमत थी। ऐसा लगता जैसे वो शख्स भरोसा करने में बहुत कोड़ा था। मीर बीवी आलम के कमरे में दाखिल हुई जहाँ बेड से सर टिकाए बुरी तरह से घास रहा था और कमरे में जगह जगह टिश्यू फेंके हुए थे। मेरे को देखकर इसने आबरू उछाई। वो मैं आपके लिए जो शानदार लाई थी, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। मेरे भी कहते साइड टेबल पर कप रख दिया और जाने के लिए मुड़ी जब मुबीन आलम ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मेरे आंखों में हैरत थी। ऐसे देखेगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, दराज में पेन किलर दे दो। मुबीन आलम की आवाज़ इस कदर धीमी थी कि मीरब को भी मुश्किल सुनाई दी। मीरब फौरन सर हिलाती साइड टेबल से दवा निकाल कर इसे देगी। मुबीन आलम ने दवाई खाते आंखें बंद की ही थी कि इससे अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। इसने बुखार से जल्दी आंखें उठाकर देखा जहाँ मरीम बैठी इसका सर दबा रही थी। मरीम, बहुत रात हो रही है, अपने कमरे में जाओ। आलम ने आहिस्ते से कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बुआ भी घर पे नहीं है, आप सो जाएं, फिर मैं चली जाऊंगी। मीरब ने इसका सर दबा देखा। रात के इस पैर एक गैर महरम के कमरे में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, जाओ यहाँ से। मुबीन आलम ने जबड़े बेचते हुए कहा। मुझे मालूम है कि आप अच्छे इंसान हैं। मीरब ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आलम ने हैरानी से पूछा। क्योंकि जिनके अंदर होश भरी हो ना, इन्हें महरम और गैर महरम का फ़र्क नहीं मालूम होता। खैर, आप ये बताएं कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, बोर नहीं हो जाते? आपकी फैमिली कहाँ है? मीरब ने तजस्सुस के मारे पूछा। मेरी भी एक फैमिली थी, मेरी बहन मनाहिल। मुबीन आलम के गले में आंसू का गोला अटक गया। मेरी परी, मगर एक शैतान ने इसे बर्बाद कर दिया और मैं अकेला पड़ गया। अपनी परी की हिफाजत ना कर पाया मैं। मुबीन आलम की आंखों से कहीं आंसू बह निकले जो मीरब के हाथ पर लड़खड़ाए। प्लीज़ जाओ यहाँ से मरियम। मुबीन आलम कहता करवट बदल गया और मीरब खामोशी से कमरे से निकल गई। न जाने इस शख्स को रोना देख इसे तकलीफ क्यों हुई थी। मामूल का दिन था। मीरब देर से उठी थी और नाश्ता करने की गर्ज से किचन में आई थी जब रहमत बुआ की आवाज़ पर ठट्टी की। जी मुबीन बाबा, आप परेशान मत हों, सब कुछ वक्त पर तैयार हो जाएगा। रहमत बुआ फ़ोन पर रखकर जैसे ही पलटी, सामने मीरब को खड़ा देख मुस्कुराई। अरे मरियम बेटा, उठ गई? तो मैंने तुम्हारा नाश्ता बना कर रख दिया है, ओवन से ले लो। रहमत बुआ कहकर गोश्त धोने लगी। बुआ, आप किससे बात कर रही थी? मीरब ने रहमत बुआ को देखते पूछा। कुछ नहीं, मुबीन बाबा के कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे कह रहे थे सब अच्छा होना चाहिए। वो ने मेरे को देखते कहा मुबीन। मीरब को अपनी आवाज़ खाई साथी महसूस हुई। हाँ बेटा, मुबीन आलम, इन्हीं का तो घर है ये। रहमत बुआ की बात पर मीरब को पूरे घर की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। मीरब फौरन से अपने कमरे की तरफ भागी। अरे मरियम बेटा, नाश्ता तो कर लो।
रहमत बुआ ने इसे आवाज़ दी, मगर वो अनसुनी करती अपने कमरे में चली गई। मीरब कमरे में दाखिल होती दरवाज़ा बंद कर गई। खौफ से इसका दिल बुरी तरह से लर्ज रहा था। जिस शख्स के आदमी से वो बच कर भागी थी, अनजाने में इसी घर बना ले बैठी। ये क्या हो गया? मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे फ़ौरन बाबा को बताना होगा। यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से हाली नहीं। अगर मुबीन आलम को मालूम हो गया कि वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है मैं वही हूँ, तो मुझे छोड़ेगा नहीं। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे परेशानी से टहलती वहाँ से निकलने का मंसूबा बना रही थी। रात का वक्त था। मुबीन आलम के कुछ ऑफिस के दोस्त डिनर पर आए हुए थे। इनके जाने के बाद मुबीन आलम किचन में आया, जहाँ रहमत बुआ बर्तन धो रही थी। बुआ, मरियम कहाँ है? दिखाई नहीं दी काफ़ी देर से। मुबीन आलम ने सरसरी अंदाज में पूछा। बेटा, इसकी तबीयत नहीं ठीक। रहमत बुआ ने मुबीन आलम को देखते कहा। तो आप मुझे बताती है बुआ, मैं डॉक्टर को बुलवा लेता। मुबीन आलम ने परेशानी से कहा, नहीं बेटा, वो कह रही थी आराम करूंगी तो कुछ देर तो ठीक हो जाऊंगी। रहमत बुआ ने मुबीन आलम को देखते बताया। मुबीन आलम बगैर कुछ किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि इससे मरीम का ख्याल आया। बस इसकी तबीयत पूछकर वापस आ जाऊंगा। मुबीन आलम खुद को वाज़ेहतें देता मरीम के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेड से टिक लगाई बैठी थी। मुबीन आलम को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपना दुपट्टा तलाशने लगी जो बेड के दूसरी साइड पर रखा था। मरीम ने फौरन हड़बड़ाकर दुपट्टा चिपट कर गले में डाला। इसका चेहरा शर्म से सर हो रहा था। मुबीन आलम को इसका यूं झिझकना जाने क्यों अच्छा लगा था। और मैं आपकी तबीयत पूछने आया था। वो बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं। मुबीन आलम ने हाथ पश्त पर बांधते हुए पूछा। जी, वो सर में दर्द था थोड़ा। मीरब ने नजरें चुराते हुए कहा। इसे मुबीन आलम से एक खौफ सा महसूस हुआ। अगर इसकी असलियत सामने आ गई तो न जाने क्या होगा। ख्याल रखा करें अपना, अपने बारे में इतना लापरवाह मत हुआ करें। मुबीन आलम ने आगे बढ़कर मरीम के चेहरे पर झूलती रेड को पीछे किया, जो मुसलसल उसे तंग कर रही थी। मुबीन आलम की इस हरकत पर मीरब साख्त हुई थी। खुद मुबीन आलम भी अपने दिल की इस कैफियत को न समझ सका और बगैर कुछ के अगले ही पल कमरे से निकल गया। मुझे अपनी इस झूठी शनाख्त से जल्द छुटकारा पाना होगा। मीरब ने परेशानी से अपने बाल हाथों में दबोचे। गर्दनी हाउस के स्टडी रूम में इस वक्त शहबाज गहरी सोच में गुम था। सर, आप पुलिस को मुबीन आलम के घर क्यों नहीं लेके जाते? फौरन मेरी बीबी को छोड़ देगा वो। शहबाज गिरदानी के खास मुलाजिम अकबर ने मशवरा दिया। नहीं अकबर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मेरब की खातिर अपनी सल्तनत को दाव पर नहीं लगा सकता। शहबाज गिरदानी ने सिगार का कश लेते कहा। क्या मतलब सर? अकबर ने नासमझी से पूछा। कुछ नहीं, मेरब मेरी बेटी है और मैं जानता हूँ कि वो दबने वालों में से नहीं। वो अपनी हिफाजत कर सकती है। शहबाज गर्दनी ने अपनी मूछों को ताव देते हुए कहा कि अचानक इनका फ़ोन रिंग हुआ। अनजाने नंबर से कॉल आ रही है। अगले पल शहबाज गर्दानी ने फ़ोन कान से लगाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ मीरब थी। बाबा, मीरब ने रोते हुए शहबाज गर्दानी को पुकारा। मेरे बेटा, तुम कैसे मुबीन आलम के हाथ लग गई? तुम तो अपने दोस्त के घर गई थी ना, आखिर कैसे हुआ यह सब? शहबाज ने फिर परेशानी से पूछा। बाबा, मैं मुबीन आलम के हाथों से बचे जाने में ही इसकी घर बना लेगी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने इसे एक झूठी कहानी सुनाई है जिस पर इसने यकीन कर लिया। अभी भी मैं इसकी मुलाजमा रहमत बुआ का फ़ोन चुपके से अपने कमरे में लाकर आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। अगर इसे पता चल गया कि मैंने इससे झूठ बोला है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मीरब ने डरते हुए कहा। मीरब, मेरी बात सुनो। तुम तब तक वहाँ से नहीं निकलेगी जब तक मैं ना कहूँ। शहबाज गिरदानी की बात पर मीरब के माथे पर बल पड़े। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मीरब ने ना समझी से पूछा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा, मगर तुम्हें तब तक वहाँ रहना होगा। शहबाज गिरदानी ने इसे समझाना चाहा। मगर आप मुझसे बात कैसे करेंगे? मीरब ने परेशानी से पूछा। इसका भी कोई हल निकालता हूँ, तब तक मेरी कॉल का इंतज़ार करना। खुदाफिज़। शहबाज ने कहते कॉल काट दी। सर, आप करना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अकबर ने जैसे जानना चाहा। तुम नहीं समझोगे अकबर, मेरी दूर अंदेशी। शहबाज गिरदानी ने मुस्कुराते हुए फिजा में सिगार का धुआं छोड़ा और आने वाले वक्त के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। मीरब जो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, मुबीन आलम की आवाज़ पर ठट्ठेगी, जो लॉन्च में खड़ा गुस्से में किसी पर दौड़ रहा था। असलम, तुमसे एक लड़की नहीं पकड़ी जा रही। मुझे शहबाज गिरदानी की बेटी हर हाल में अपने पास चाहिए। मैं इसकी बेटी के ज़रिए इसको इस कदर तकलीफ़ दूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। अगर इसकी बेटी तुम ना पकड़ सके तो सबसे पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगा मैं, समझे? मुबीन आलम ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। मीरब के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। अगर इसे पता चल गया कि शहबाज गिरदानी की बेटी कोई और नहीं मैं मीरब जो अपनी सोचों में गुम थी, अचानक इसका पैर फिसला और वो बुरी तरह सीढ़ियों से जा गिरी। मरियम, तुम ठीक हो?
مبین عالم پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ میری بری طرح سے درد سے کرا رہی تھی، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ خیال رکھنا چاہیے تھا نا، مبین عالم نے پریشانی سے مریم کو دیکھ کر کہا۔ مبین عالم درد سے سسکتی مریم کو باہوں میں اٹھا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں، تم خود چلی جاؤ گی اپنے روم میں؟ مبین عالم کہتا مریم کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مریم درد سے اپنی آنکھیں میچ کی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے سوج چکا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ مریم آنکھوں میں آنسو لی بولی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مبین عالم نے کہتے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا۔ پلیز نہ کریں، بہت درد ہو رہا ہے۔ مریم بری طرح سے رونے لگی۔ مریم آئی لو یو۔ مبین عالم کی گھبرو آواز پر مریم جو رونے میں مصروف تھی پٹ سے اپنی آنکھیں کھولتی مبین عالم کو دیکھنے لگی۔ مبین عالم نے فوراً اس کے پیر کو جھٹکا دیا اور چیخ کی آواز کے ساتھ، پیر کی موچ ٹھیک ہوگی؟ کیا کہا آپ نے؟ مریم نے مبین عالم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا۔ پاؤں کی موچ تو ٹھیک ہو گئی ہے، مگر 1-2 دن بیڈ ریسٹ کرنا۔ مبین عالم فرسٹ ایڈ باکس سے بام نکالتے اسے ہدایت دینے لگا۔ مریم نے ایک ترچھی نظر مبین عالم پر ڈالی، جو بہت احتیاط سے بام لگاتا اس کی پٹی کر رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آپ کو شہباز گردانی کی بیٹی کیوں چاہیے؟ مریم نے دل میں مچلتا سوال پوچھ ڈالا۔ مریم کی بات پر مبین عالم کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ کچھ حساب چکتا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ مبین عالم نے جبلے بیٹھتے کہا، مگر اس سب میں اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ مریم نے غصے سے گھورتے پوچھا، تم نہیں سمجھو گی۔ گیٹ ویل سون۔ مبین عالم اس کا گال تھپاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔